अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये है हमारा कोर्स जिसको हमने इस सेमेस्टर में देखना है। और इस कोर्स में हम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्चुअलाइजेशन है और क्लाउड कंप्यूटिंग है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो डिपेंड ही करती है वर्चुअलाइजेशन पे, वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट पे। तो क्या करेंगे हम इस कोर्स में, कुछ लेक्चर्स हमारे होंगे, शुरू के 3 से 4 लेक्चर्स होंगे जो क्लाउड पे होंगे, यानी कि क्लाउड का आर्किटेक्चर क्या है, क्लाउड का सर्विस मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्लाउड के। फिर उसके बाद हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे जो वर्चुअलाइजेशन पे होंगे, प्योर वर्चुअलाइजेशन पे। उसमें वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। वर्चुअल स्टोरेज है, हाई अवेलेबिलिटी है, वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट है, वीएमवेयर सेंटर है। और तो इस पे हमारे कुछ 3 4 5 लेक्चर्स होंगे। फिर उसके बाद हम 2 3 लेक्चर्स पे एक्टिव डायरेक्टरी देखेंगे, डीएनएस, फॉल्ट टॉलरेंस और बैकअप स्ट्रेटजीज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है अगर आप नेटवर्क पर्सपेक्टिव से इसको देखें। अगर आपका इंटरेस्ट होगा नेटवर्क्स में तो ये कोर्स बड़ा ही हेल्पफुल है। और हम इसको बिल्कुल प्योर नेटवर्क पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। और कोशिश मेरी होगी कि इसमें जो इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ड्यूरिंग द सेमेस्टर हमने हमने इसमें एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, मिनी डेटा सेंटर जिसको हम कहते हैं। और वो लैपटॉप्स पे बनेगा इंशाल्लाह। और आप लोग ग्रुप्स में ये काम करेंगे। तो क्लाउड क्या चीज़ है, मतलब क्या, किसको कहते हैं क्लाउड? व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? कोई नई चीज़ है या कोई बहुत पुरानी चीज़ है ये? क्या कोई पुरानी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है जिसको किसी नए नाम के साथ अब मार्केट किया जा रहा है? क्योंकि आजकल यही कह रहे हैं ना, मोर एंड मोर कंपनीज हैव क्लेम्ड दियर प्रोडक्ट्स आर क्लाउड बेस्ड। तो क्या मतलब हर कंपनी आजकल क्लाउड की तरफ जा रही है? तो बड़ा बूम है आजकल कुछ पिछले कुछ सालों से कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है या किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। In cloud computing, the word cloud is used as a metaphor for internet. Simple words है, कोई भी चीज़ जो रिमोट रखी हुई है और उसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, यानी आपका डेटा जो कि आपके अपने प्रेमिसेस में नहीं है बल्कि रिमोट कहीं रखा हुआ है और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए। आप उसको कह रहे हैं कि भाई दैट इज़ अ क्लाउड। जहाँ पर रखा हुआ है डेटा वो सर्विस प्रोवाइडर है और आप उसके यूज़र हैं। तो simply put, cloud computing as a delivery of computing services, servers, storage and network। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोई नई चीज़ तो नहीं हुई, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम अपना डेटा तो पिछले कई 2 से ज़्यादा 3 डेकेड से हम ये काम कर रहे हैं। हमारी हॉट मेल्स पिछले 25 26 साल से हम देख रहे हैं कि जो हमारी हॉट मेल्स हैं यानी ईमेल्स, वो हॉटमेल सर्वर पे रखी हुई होती है और वो सर्वर जो है वो हमारे अपने प्रेमिसेस में नहीं होता। हम उसको दूर से एक्सेस करते हैं और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये कोई नया तो नहीं है, काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ चीज़ें नई आई हैं और इसको फिर एक मार्केटिंग, यानी एक समझ लें मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि एक नए नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि, और इसमें नई चीज़ें भी कुछ डाली गई हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बाज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये पुराना है, क्योंकि हम जीमेल हो गया, हॉटमेल, याहू मेल, ये सब काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम अपने डेटा को क्लाउड पे। पहले सिर्फ ये होता था कि सिर्फ हमारे ईमेल ही स्टोर होती थी रिमोट डेटा सेंटर्स में, रिमोट थर्ड पार्टी डेटा सेंटर्स में। लेकिन अब उन्होंने एक स्टेप आगे गए, सिर्फ ईमेल्स नहीं बल्कि अब पूरी पूरी एप्लीकेशंस हैं, बल्कि एप्लीकेशंस क्या, सर्वर्स हैं, स्टोरेज है, अब तो पूरा पूरा नेटवर्क है कि आप अपना पूरा नेटवर्क ही आउटसोर्स कर देते हैं। अपने कंपनी में डेटा सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा, सारी चीज़ें आप थर्ड पार्टी को दे देते हैं और वो मैनेज करे, वो सारा काम करे। तो जाहिर है कि क्लाउड की फिर बेनिफिट्स भी हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली दोनों ही होंगे क्लाउड के। तो असल मोटिवेशन क्या है, यानी क्लाउड में 2 लोग हैं, 2 एंटिटीज़ हैं ना क्लाउड में।
एक तो सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑब्वियसली, और एक यूज़र है कि जो सर्विसेज को अवेल कर रहा है। तो यूज़र के लिए यानी कोई कंपनी है जो कि क्लाउड पे जाना चाह रही है, तो उसकी मोटिवेशन क्या होगी, क्यों आखिर जाना चाहेगा वो क्लाउड पे? सबसे मेन मोटिवेशन तो ऑब्वियसली उसकी वो एक सोचेगा कि हाउ टू मेक इट मोर इकोनॉमिक व्हेन होस्टिंग कंप्यूटिंग सिस्टम्स। इससे कुछ इसको पैसों का फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा? यानी क्लाउड क्लाउड का हम जिक्र तो किए जा रहे हैं बार बार, लेकिन कंपनी या मैं एक इंडिविजुअल क्यों क्लाउड बेस्ड या क्यों क्लाउड पे अपना डेटा को स्टोर करूं? क्या क्लाउड पे जाने से मुझे कुछ फाइनेंशियली फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा? तो मोस्टली केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम तो जाहिर है कि आपको फ़ायदा भी होता है। बाज़ जगहों पे क्लाउड पे जाना इतना कोई कंपनीज के लिए मतलब इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं होता, तो नहीं जाती बहुत सी कंपनीज क्लाउड पे। बहुत सी कंपनीज अपने पास ही डेटा को सेव रखती हैं, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रेफर करती हैं कि वो अपना डेटा या वो क्लाउड की सर्विसेज को अवेल करें। तो हम ये देखेंगे, इस कोर्स में भी देखेंगे और आगे देखते हैं कि भाई कहाँ ऐसी सिचुएशन है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि क्लाउड आपकी ज़रूरत बन जाता है, उसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं होता। ठीक है, मसलन क्लाउड बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जैसे आप अपनी यानी आप अगर शेफ़ हैं और अपना खाना घर वालों के लिए बना रहे हैं, तो अपनी स्किल्स को आप बड़ा लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, अपने घर पे बस खाना बना लेते हैं। लेकिन अगर उन्हीं सर्विसेज को आप यूज़ करें और एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे, तब आप सर्विस प्रोवाइडर बन गए। पहले तो सिंपल यूज़र थे, अब सर्विस प्रोवाइडर बन गए और लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो सर्विसेज अब आप देना शुरू कर दिए, यानी अपनी स्किल्स को मार्केट भी किया आपने और पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि क्लाउड बेस्ड या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड देन ऑब्वियसली दे चार्ज फॉर दैट सर्विस। ठीक है, तो अब मैंने जिक्र अभी किया था कि भाई बाज़ दफ़ा तो ये ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए, एक यूज़र के लिए, कि वो क्लाउड पे अपना यानी क्लाउड पे जाए, उसकी मजबूरी होती है। अब वो कैसे होती है मजबूरी, मतलब कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें यूज़र उसके बगैर रह नहीं सकता, क्लाउड के बगैर, यानी रिमोट सर्विसेज के बगैर, यानी इंटरनेट के थ्रू रिमोट सर्विसेज के बगैर वो गुजारा नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक तो ये है कि अगर आपके पास एज अ यूज़र अगर आप सोचें, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते ख़रीदना, तो फिर आप टैक्सी पे जाते हैं या बस में जाते हैं, वो सर्विसेज रेंट करते हैं आप, क्योंकि आपके पास अभी लमसम अमाउंट नहीं है कि आप एक गाड़ी ख़रीद लें बड़ी। ठीक है, तो फिर आप टेम्पररी वो जो रेंटल सर्विसेज हैं वो अवेल करते हैं। बाज़ दफ़ा वो सर्विसेज आपको महंगी पड़ रही होती हैं। जैसे अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप रोज़ अगर ऊबर करेंगे या करीब या कैब सर्विस करेंगे, तो आप ऑब्वियसली आपको महंगा पड़ेगा। बस में जाएंगे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन आपका बहरहाल डेली बेसिस पे जो काम है वो नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। लॉन्ग रन आपकी कोशिश होगी कि यार मैं किसी तरह अपनी एक कार खरीद लूँ। ठीक है, तो यहाँ तो ये है सिचुएशन कि क्लाउड आपको महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन मजबूरी पे आप ले तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी लमसम अमाउंट नहीं है कि जिसमें आप अपनी कार खरीद सकें। लेकिन भाई अगर आपको ट्रैवल करना है और कराची से दुबई जाना है, तो फिर आप कुछ भी कर लें, अपना जहाज़ नहीं खरीदेंगे कभी भी। आपको लाजमी फिर रेंटल सर्विस लेनी पड़ेगी एयरलाइंस की। वो सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। दुबई जाने के लिए आप अपना जहाज़ तो नहीं खरीदेंगे। कोई बिलियनियर भी अगर होगा, उसका अपना जहाज़ भी होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वो जहाज़ अगर अपना भी लेके जाएगा, तो सर्विसेज फिर भी अवेल करेगा एविएशन की, वो ऐसे ही तो जहाज़ उड़ा के नहीं ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी आ रही है कि आप मजबूर हो गए, कुछ भी कर लें आपको सर्विसेज अवेल करनी ही है। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, खुद खरीदना चाहें भी तो नहीं खरीद सकते, नहीं ना खरीदेंगे। यानी आप किसी और मुल्क गए हैं और वहाँ पर आप 10 दिन का आपका स्टे है, तो क्या 10 दिन के लिए वहाँ पर आप गाड़ी खरीदेंगे? नहीं, आप रेंटल कार ले लेंगे।
आप रेंट पे लेंगे, सर्विसेज जो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप फ़ायदा उठाएंगे, वो आपको सस्ता पड़ेगा। क्योंकि 10 दिन के लिए, आप 1 हफ्ते के लिए आप एक गाड़ी खरीदेंगे नहीं, या मैं खरीद लूँ गाड़ी और फिर चलाऊंगा और 10 दिन बाद उसको बेचने बहुत मुश्किल है। आप कहोगे नहीं भाई मैं रेंट कर देता हूँ गाड़ी। तो ये वो सिचुएशंस हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास जैसे आपकी ईमेल्स हैं, तो आप क्या हॉटमेल आपका अपना सर्वर तो नहीं है? अगर आपको, एक तो होती है कंपनी ईमेल, यानी आपकी अगर कंपनी है तो उसका ईमेल एड्रेस होता है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस है, तो वो तो एक टेम्पररी ईमेल है ना, जब तक आप यूनिवर्सिटी में हैं आपका वो ईमेल आपके साथ है। यूनिवर्सिटी से आप बाहर आ जाएंगे तो वो ईमेल भी आपका फिर साथ नहीं रहेगा। किसी एम्प्लॉई का ईमेल उसकी कंपनी के साथ उस वक्त तक जुड़ा होता है कि जब तक वो खुद कंपनी के साथ हो, लेकिन जैसे ही वो उस कंपनी को छोड़ेगा दूसरी कंपनी में जाएगा उसका ईमेल बदल जाएगा। लेकिन आपको तो वो ईमेल एड्रेसेस भी चाहिए ना, अब तो मजबूरी बन गए कि जो आपका साथ ना छोड़े कभी भी। जैसे कि आपका हॉटमेल है, जीमेल है, लाइफ टाइम है वो। क्या जीमेल के सर्वर्स आप अपने घर पे लगाते हैं? नहीं लगाते भाई, मजबूरी है वो ईमेल आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज अवेल करना यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी बन जाता है। ठीक है, मतलब आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह के जैसे अगर आप जो है वो एक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी सी दुकान है, आपने कहा उसको मुझे उसको थोड़ा पब्लिक में लेके जाना है, तो मैं उसकी वेबसाइट बना लेता हूँ ताकि लोग उसको एक्सेस करें। तो भाई अब एक छोटी सी आपका छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, अब आप उसकी वेबसाइट बनाते हैं अपने मतलब कहीं भी आपने अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे वेबसाइट बनाई। लेकिन अब आप क्या करोगे वेबसाइट बनाने? एक तो ये तरीका है ना कि आप सिंपल एक वेबसाइट चलाने के लिए पहले आप एक सर्वर मशीन खरीदो। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मेरी वेबसाइट जो है वो मेरे पास ही रहे और मेरे पास से ही एक्सेस हो, मैं उसको थर्ड पार्टी की कोई सर्विसेज नहीं लूँगा, मुझे क्लाउड पे नहीं जाना, तो भाई ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा, एक हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, अच्छा खासा महंगा आएगा, हाई एंड मशीन होगी वो, क्योंकि वेबसाइट 24/7 अप रहनी चाहिए। उसमें फिर यूपीएस भी लगाओगे अच्छा सा, ताकि जाहिर है कि वो पावर आउटेज की सूरत में चलती रहे। फिर आपको अपना अच्छा, और इवन जब आप हार्डवेयर खरीदेंगे उसके अंदर फिर आपको विंडोज सर्वर, यानी जो भी आप सर्वर उस पर सर्वर इंस्टॉल करोगे उसका लाइसेंसिंग होगी उसकी, उस पर ठीक ठाक पैसे लगेंगे। तो एक तो हार्डवेयर पे भी लगाने पड़ रहे हैं पैसे, फिर उस पर सॉफ्टवेयर पे लगाने पड़ रहे हैं, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन, क्योंकि उसको वेब सर्वर बनाओगे, और उसके बाद फिर पब्लिक आईपी खरीदोगे, फिर अपना डोमेन रजिस्टर करोगे, ये सारे काम में पैसे लगेंगे ठीक ठाक। प्लस एक्सपर्टीज चाहिए कि जिसको ये सारा काम आता हो, तो उसके लिए आपको आईटी का एक बंदा भी हायर करना पड़ेगा। फिर उसको मेंटेन करने के लिए सिस्टम को उसको मंथली पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, और सिर्फ अच्छा सा नहीं बहुत अच्छा वाला चाहिए, क्योंकि यूजर्स आपके वेबसाइट पे कनेक्ट होंगे। तो यार ये सारी चीज़ें, आप सिर्फ एक छोटी से अपने स्मॉल सा बिजनेस शुरू किया जिसका आपको ये नहीं पता कि पता नहीं अगले साल भी चलेगा नहीं चलेगा, तो क्या ये वाइज डिसीजन होगा कि आप ये सारा काम, ये सारी इन्वेस्टमेंट कर लें एक वेबसाइट के लिए? ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो वेबसाइट आप किसी थर्ड पार्टी पे होस्ट कर दें और किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले लें, जैसे गोडैडी है, जैसे और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर कई हैं जो कि वेबसाइट्स रजिस्टर करते हैं। आप थर्ड पार्टी पे वेबसाइट अपनी होस्ट करें, वहाँ से वेबसाइट चलाएं, कोई हैसल ही नहीं है किसी किस्म की, और काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ती है वो। ये इतना खर्चा कर रहे हो 10-15 लाख रुपए का, और उसके बाद और वो भी कंटिन्यू खर्चा है क्योंकि सैलरी भी देनी पड़ रही है, क्योंकि मेंटेन करना पड़ेगा सिस्टम। तो उससे बेहतर नहीं है कि अपने ये सारे हैसल्स को ख़त्म करो, पर जगह भी चाहिए, उसका अलग खर्चा है। थर्ड पार्टी पे आप वेबसाइट को होस्ट कर दें, तो आप वेबसाइट, मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये बेनिफिट है क्लाउड। आप क्लाउड पे अपनी वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं,
आप क्लाउड पे अगर आपके पास थोड़ा बड़ा इन्वायरमेंट बन गया है, यानी थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इवन पूरा का पूरा सर्वर क्लाउड पे रेंट कर सकते हैं, किराए पे लेना, रेंट करना। थोड़े और यूजर्स आपके बढ़ गए हैं तो आप मल्टीपल सर्वर्स भी क्लाउड पे जा सकते हैं। जितने चाहे सर्वर्स आप क्लाउड पे रेंट पे ले लें, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर की कॉस्ट पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इनिशियल खर्चा है उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। और अपना फिर आपका फोकस जो है वो अपने प्योर बिजनेस की तरफ होगा, उस पर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसी पे पैसा लगाएंगे। और क्लाउड की चीप कहना, चीप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सस्ती भी नहीं, बहरहाल अच्छी सर्विसेज जो है वो आप क्लाउड से ले लें, जो कि आपको रीजनेबल रेट पे मिल जाएगी। तो और बहुत सारे आपके यूजर्स बढ़ गए, क्लाइंट्स बढ़ गए, तो अब तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर जो है वो कंपनीज अब अपना क्लाउड पे लेके जा रही है। तो क्लाउड के तो बहुत बेनिफिट्स हैं। बाज़ जगहों पे जैसे हमने भी देखा, बाज़ जगहों पे ज़रूरत बन गई है क्लाउड। एक आम यूज़र अब इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है ईमेल्स का, सोशल मीडिया का, कि ये क्या सोशल मीडिया ज़ाहिर है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, नहीं आप थर्ड पार्टी पे अपनी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं। फेसबुक हो गया और बहुत सारे सोशल मीडिया जिसमें आप अपने वीडियोस, ऑडियोज, तस्वीर सब उनके अपलोड कर रहे हैं उनके सर्वर्स पे, जो थर्ड पार्टी हैं, कहीं और बैठे हुए हैं। तो और उसके अब लोग तो एडिक्ट ही हो चुके हैं किसी हद तक। तो अब तो बहुत मतलब एक कहना ही चाहिए कि अब तो ये ज़रूरत बन चुकी है कई लोगों की। कई कंपनीज जो हैं वो अब कोशिश कर रही है कि अपना डेटा पूरा का पूरा क्लाउड पे ले जाएं। अच्छा, तो इसका मतलब वो कि एट द एंड ऑफ द डे असल यानी क्लाउड का जो सबसे बड़ा यूज़र, एज अ यूज़र अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या चीज़ें बचा रहे हैं, आप पैसे बचा रहे हैं। यू द मनी यू स्पेंड टू बाय द हार्डवेयर, ना हार्डवेयर खरीदना पड़ रहा है, मेंटेनेंस को सैलरी नहीं देनी पड़ रही, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बच रही है, एयर कंडीशनिंग आपकी बचती है, अदर कॉस्ट्स हैं, रिपेयरिंग। डेटा सेंटर अपने डेटा सेंटर अगर बनाओगे तो रिपेयरिंग कॉस्ट है, अपग्रेडिंग कॉस्ट है, डेटा सेंटर की जगह है, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हैं इसमें। इन सारे हैसल से आप बच जाते हैं। फिर आपको ये भी मेक श्योर करना है कि मेरा डेटा सेंटर में जो मेरे सर्वर्स हैं वो क्या केपेबल हैं, द नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स इज डायनेमिक। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द पीक नंबर, कि भाई मेरे सर्वर्स इस काबिल हैं कि अगर अचानक से ट्रैफिक आ जाए बहुत ज़्यादा तो क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। तो आप, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपकी वेबसाइट पता चला डाउन हो गई क्योंकि आपके पास स्टोरेज नहीं थी। क्लाउड पे होंगे तो उसी वक्त अगर डेटा बढ़ रहा होगा आप अपनी स्टोरेज उसी वक्त जाके उसी वक्त खरीद लें, यानी खरीदने से मतलब रेंट पे और बढ़ा लें, जितनी चाहे बढ़ाते रहें, और वो उसी टाइम पे हो जाती है। यहाँ अगर आपका अपना डेटा सेंटर होगा, एक हार्ड ड्राइव भी अगर आपको ऐड करनी है अपने सर्वर पे तो वो उसी में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले आपने अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं हायर मैनेजमेंट से, उसी में टाइम लग जाता है। और अगर आप खुद अप्रूवर हैं, यानी आप खुद अप्रूव कर रहे हैं, आप पैसा अपना है आपका, तब भी भाई जाके उसको बाज़ार से ख़रीद के लाना, उसको लगाना, उसकी सारी चीज़ों में टाइम लगता है। अगर दिन नहीं लग रहे बहुत सारे तो कम से कम 12 एक दो दिन तो फिर भी लग जाएंगे, घंटे तो लगेंगे। इसमें क्या है, क्लाउड में तो आपने जहाँ जिस सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली हुई है बस उसकी वेबसाइट पे गए, अपनी स्टोरेज बढ़ा ली, वहीं पर आपने उसके रेंट भी पे कर दिया जो भी है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि होस्टिंग कंप्यूटिंग सिस्टम्स इन अ स्केलेबल ऑन डिमांड वे है ये। और असल क्या कहानी है, टू बी इकोनॉमिक, सस्ता होना चाहिए, बस असल है ये चीज़। पैसा बचना चाहिए भाई। स्केलेबल होगा, जब मर्जी आए आपने सिस्टम्स बढ़ा लिए, कल को आपकी कंपनी बैठ गई, कंपनी बंद हो गई, तो यहाँ से भी आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया। स्केलेबल का मतलब कि सिस्टम्स जितने चाहे बढ़ा लो, जितने चाहे कम कर लो, कोई परेशानी नहीं होगी।
लेकिन जब डेटा सेंटर बना लोगे तो वो सारा हार्डवेयर खरीद के अब तुम्हारा अपना हो गया ना, तो उसको तो, और कल कंपनी तुम्हारी बैठ गई खराब, मतलब बिजनेस तुमने अपना वाइंड अप करना है, तो भाई फिर वो सारा सामान तो ज़ाया हो गया ना, फिर वो बेचोगे किसी को, ये सारी चीज़ें। यहाँ तो रेंट पे ली हुई चीज़ है, तो जितनी चाहे आगे बढ़ा लो, जितनी चाहे ख़त्म कर दो, ऑन डिमांड है। ठीक है। क्लाउड में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि क्लाउड बेस्ड करता है, बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टेक्निक्स, जो सबसे ज़्यादा बड़ी टेक्निक है, या जो हमने इस कोर्स में भी पढ़नी है, वो है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के बगैर देर इज़ नो क्लाउड। ये बात जहन में बैठाने हैं कि देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड विदाउट वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए हमारा फोकस वर्चुअलाइजेशन में बहुत होगा, और हम वर्चुअलाइजेशन को भी इस कोर्स में अच्छा खासा कवर करेंगे। अभी काफ़ी सारी बेनिफिट्स तो मैंने आपको बातों बातों में बता दिए हैं। यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें उन्हीं का दोबारा से जिक्र किया गया है, तो एक एक को हम देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड्स शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। अगर किसी शख्स ने, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने तो एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर अपना कहीं लगाया हुआ है, जिसमें उसने हज़ारों की तादाद में स्टोरेज और सर्वर्स ये सब अपने पास लगाए हुए हैं, और अब उनको वो रेंट कर रहा है। तो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, यूजर्स को जितना चाहिए होता है उतना वो ले लेते हैं और उसके पैसे पे कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का जिक्र, ये बिल्कुल उसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग रिलाइज ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है टू अचीव कोहेरेंस इंटरकनेक्टिविटी। इकोनॉमी ऑफ सेल, सस्ता भी पड़ता है। जैसे बिजली का निज़ाम है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन क्या होता है, पावर हाउस है, उसमें सारी बिजली एक जगह पे बन रही है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है यूज़र्स को, और यूज़र्स जितनी बिजली खर्च करते हैं उसके वो पैसे दे देते हैं। ठीक है, किसी ने ज़्यादा, और वो ऑन डिमांड है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से महीने के शुरू में बताना पड़ता है कि भाई हमारा इस महीने इतने यूनिट खर्च होंगे तो भाई ये बिल होगा। अब पता चला 2 एसी चलाने पड़ गए, तो नहीं भाई आपने तो इस महीने इतने पैसे दिए थे। नहीं, ये ऑन डिमांड है, स्केलेबल है। 2 एसी या 3 एसी चला लो, बिल ज़्यादा आ जाएगा, बस और क्या होगा, यही होगा। के इलेक्ट्रिक वाले आपको मना नहीं करेंगे कि नहीं भाई आपने तो इतना कमिट किया था और आपने, या इससे ज़्यादा आप चला नहीं सकते, इतने यूनिट खर्च हो गए अब आपकी बिजली बंद। ऐसा तो नहीं होता, यूनिट बढ़ते रहते हैं, आपके पैसे भी बढ़ते रहते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बिल देना पड़ जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही है बिल्कुल। इट इज़ अ मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्यूटस ऑन डिमांड एक्सेस। यूबिक्यूटस का मतलब कि विच कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। जाहिर है कि यार अपना हॉटमेल है तुम्हारा, तुम अमेरिका में बैठे हुए हो, कनाडा में बैठे हुए हो, दुबई में या पाकिस्तान में हो, आप हॉटमेल कहीं से भी इस्तेमाल कर लोगे, क्योंकि उनकी सर्विस हर जगह से एक्सेसिबल है और वो 24/7 है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर तुम्हारी अपना कोई कंपनी का ईमेल है और तुम्हारे डेटा सेंटर में अगर लाइट गई हुई है, तो फिर हो सकता है कि वो तुम हर जगह वो तुम एक्सेस ना कर सको। और फिर ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह, आपके पास दूसरी जगहों से अपने डेटा सेंटर का आपने एक्सेस भी दिया हो, अनलेस कि आपने वीपीएन वगैरह लिया हुआ और अपने आप को एक्सेस दिया हो, वरना तो नहीं कर पाते एक्सेस। तो ये जो क्लाउड है, ये तो कहीं से भी एक्सेस कर लोगे ना, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड यूजर्स एंड एंटरप्राइजेस विद वेरियस कैपेबिलिटीज टू स्टोर एंड प्रोसेस दियर डेटा इन अ थर्ड पार्टी डेटा सेंटर। जाहिर है, ये सब हम इतनी देर से यही जिक्र कर रहे हैं कि आपका डेटा जो है वो डेटा सेंटर में होता है, थर्ड पार्टी में। ठीक है, और वही सब बातें दोबारा लिखी हुई कि आपको क्या क्या चाहिए, आप अप फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी आपको, जो मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि अप फ्रंट कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। डेटा सेंटर बनाने के लिए ठीक ठाक पैसे चाहिए होते हैं, तो वो सब बनाने और फिर उसकी एक्सपर्टीज और फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए उससे बेहतर है कि भाई आप थर्ड पार्टी सर्विस ले लें। ठीक है,
अच्छा, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिर वो फोकस कर पाती हैं अपने कोर बिजनेस पे, बजाय इसके कि वो आईटी के इश्यूज में फंसी रहें कि भाई अब क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से डेटा सेंटर चलाना है। वो फिर उनको पीस ऑफ माइंड हो जाती है कंपनीज कि भाई अपना जो उनका असल बिजनेस है उस पर फिर उनका फोकस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फास्टर भी होता है जाहिर है, क्योंकि बड़े स्केल पर जो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इतने ह्यूज हैं, अब इतने बड़े स्केल पर है कि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है अपने डेटा सेंटर्स में। तो जाहिर है कि उनके सिस्टम्स भी जो है वो काफ़ी हाई एंड और लेटेस्ट होते हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्शंस, उनकी मतलब सारी चीज़ें उनकी ज़ाहिर है ऑब्वियसली काफ़ी बेहतर होती हैं कि एक आम आदमी जो खर्चा करेगा अपने कंपनी में, उसके मुकाबले में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। तो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली इससे रिजल्ट्स भी फिर अच्छे आते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। आपका अपना डेटा सेंटर होगा तो उसकी रिलायबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी वो नहीं होगी कि जो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होगी, क्योंकि उसने बहुत इन्वेस्टमेंट की, उसने पता नहीं कितने जनरेटर्स लगाए हुए हैं, कई कई पावर ऑप्शंस हैं उसके पास लाइट नहीं जा रही है, अगर लाइट जा रही है तो उसके पास ऑल्टरनेट वेज हैं, तो सर्विस उनकी 24/7 है। मोस्टली क्लाउड प्रोवाइडर्स 99.997 अप टाइम देते हैं, उसका SLA जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं वो 99.997 तक होते हैं, जिसका मतलब होता है कि पूरे साल में शायद मुश्किल से 2-4 घंटे का डाउन टाइम ही एक्सपेक्ट किया जाता है, और पे एज यू गो सर्विस है ये, जितना आपने यूज़ किया उतने पैसे दे दिए। तो ये सब बेनिफिट्स हैं क्लाउड के कई बेनिफिट्स हैं। क्लाउड के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे अगेन बास कंपनीज के लिए ये ज़्यादा आसान है कि वो क्योंकि कई कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके पूरे पूरे डेटा सेंटर्स चल रहे हैं और ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनको क्लाउड पे मूव होने में जाहिर है कि वो नहीं मूव होना चाहेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो क्लाउड पे डाल देते हैं, क्योंकि जाहिर है अब कोई कंपनी 50 साल से चल रही है तो उन्होंने तो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने डेटा सेंटर्स में, उनको पूरा डेटा सेंटर को नया तो बनाना नहीं पड़ रहा, तो वो कभी बीच में अपग्रेड करने के लिए जो कॉस्ट है तो वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उनको क्लाउड पे जाने में ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम हल्का हल्का डेटा अपना क्लाउड की तरफ भी ले जाए, क्योंकि एक तरह का बैकअप भी है ये कि आपका डेटा ऑन प्रेमिसेस भी है और क्लाउड पे भी है, दो जगह पे चल रहा है। वही सारी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएंगी जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, जो आपके जहन में आ रही है वही सब है ये, कि अब आप सोच सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं क्लाउड पे जाने के, और अभी तक हमने खैर नुकसान को ज़्यादा जिक्र नहीं किया इसका, हम इस पे भी आएंगे। सिक्योरिटी वाइज हम देख सकते हैं कि क्लाउड सिक्योर होता है या नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जाहिर है कि जो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो उन्होंने सिर्फ अपने डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि उसको सिक्योर करने में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके पास इंट्रूजन डिटेक्शन डिवाइसेस यानी IPS IDS और फायरवॉल, मतलब 50 किस्म के उनके पास सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जिससे आपका डेटा बहरहाल काफ़ी सेफ सिक्योर रहता है। फिर उनकी वेबसाइट से यानी उनके डेटा सेंटर से आप तक जो डेटा आ रहा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो हर किस्म की उन्होंने सिक्योरिटीज दी हुई हैं। यानी बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आप आपके पास अगर बहुत पैसे हैं तो वो आपके पास, आप अपने घर में 1 करोड़ रुपया रखना चाहेंगे या बैंक में? जाहिर है कि ऑल्दो कि आप ये अपना पैसा थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, जो कि आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये इतना कॉमन हो चुका है कि आप बड़े मज़े से एक तीसरे शख्स पे भरोसा कर लेते हैं और अपने करोड़ों रुपए उसके हवाले कर देते हैं। तो सिक्योरिटी वाइज आपका डेटा तो है थर्ड पार्टी के पास, जो कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी इश्यू है,
इसीलिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना जो सेंसिटिव डेटा होता है वो कभी क्लाउड पे नहीं रखती। जो एजेंसीज हैं या जो बैंक्स हैं, वो बैंक्स अक्सर अपना, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि हमारा डेटा जो है वो किसी और के पास हो। तो अक्सर कंपनीज नहीं करती हैं, मतलब अपना एटलीस्ट अपना जो रोज़मर्रा का डेटा है, नॉर्मल डेटा है, तो वो तो क्लाउड पे रख देती है स्टोरेज पे, लेकिन अपना सेंसिटिव डेटा क्लाउड को नहीं देती हैं, यानी किसी थर्ड पार्टी को नहीं देती हैं। तो लेकिन जिस तरह आप अपना, अगर आपके पास करोड़ों रुपया है तो और आप अपने घर में नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि आपका घर इतना सिक्योर नहीं है उस पैसे के लिए जितना बैंक है, क्योंकि बैंक वालों ने इन्वेस्टमेंट की है और अपने उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए हुए हैं, गार्ड्स बिठाए हुए हैं, तो इसीलिए आप भरोसा करते हैं। ऑल्दो कि आपने ये किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, लेकिन आपको फिर भी भरोसा है कि यार वहाँ सिस्टम्स अच्छे हैं, मैं घर में रखूंगा तो पता चला कोई आ गया और लेके चला गया, क्योंकि मेरे घर में तो कोई गार्ड्स नहीं है इतने सारे, या मैंने ऐसे कोई बड़े बड़े सिक्योरिटी सिस्टम्स तो नहीं लगाए हुए हैं। तो मेरा डेटा ऑल्दो कि थर्ड पार्टी के पास है, लेकिन आई फील कि इट्स मोर सिक्योर, क्या बजाय इसके कि मैं अपने पास रखूं उसको। लेकिन स्टिल बहरहाल एक एक जैसे को कहते हैं ना, स्लाइट सा आपको खतरा भी होता है कि बैंक करप्ट हो गया, बैंक में डकैती पड़ गई, कुछ हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा चला जाए। और ये भी होता है भाई, आपने हज़ारों लाखों डॉलर्स जो है वो बैंक में लगाए हुए, पता चला हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, एक दफ़ा हुआ था बहुत पहले, तो वो सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, डॉलर अकाउंट्स, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हुई थी। तो दोनों है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल यू डू नॉट कीप योर मनी इन योर होम। आप यही करते हैं कि भाई यू टेक इट टू द बैंक, सिंपल इज दैट। ठीक है, क्लाउड का भी यही है कि यार आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास है, लेकिन स्टिल यू फील कि भाई इट्स मोर सिक्योर देयर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में एजिलिटी है, बहुत तेज़ी से, एजिलिटी मतलब बहुत तेज़ी से मूव करना, कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, कभी यानी मूवमेंट आसान है। कोई कंपनी आज उसका ऑफिस कराची में, कल वो अपना कराची से बिजनेस वाइंड अप करके लाहौर जाना चाहते हैं, अगर उनका डेटा सेंटर होगा तो उसको मूव करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर उनका सारा डेटा क्लाउड पे पड़ा होगा तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो लाहौर अपना ऑफिस खोलेंगे और वहाँ से क्लाउड को एक्सेस कर लेंगे। तो अगर बहुत यानी डेटा की मूविंग बहुत फास्ट है, कोई मसले, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है ये, कॉस्ट इफेक्टिव है, जाहिर है ऑपरेशनल, कोई सब हम कई दफ़ा देख चुके, कई दफ़ा हमने अभी जिक्र कर दिया है, वही चीज़ दोबारा इस स्लाइड में आ रही है। ठीक है, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस है, कहीं से भी एक्सेस कर लो और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर लो, चाहे वो पीसी हो या मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो या कोई भी डिवाइस हो, आप अपना वो डेटा जो कि क्लाउड पे पड़ा है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास डिवाइस का होना ज़रूरी नहीं, थिन क्लाइंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस आसान है, कोई ख़ास आपको यानी आपको तो खैर कुछ मेंटेन करना ही नहीं पड़ रहा, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इज इजी बिकॉज दे डू नॉट नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन ईच यूजर्स कंप्यूटर। अगर हर चीज़ क्लाउड पे है, यानी अब तो ऑफिस 365 है, वो क्लाउड बेस्ड है, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है ना कि आप हर अपनी मशीन, इंडिविजुअल यूज़र की मशीन पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करें। वो एप्लीकेशंस भी अब आपको किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं, आसान है, मेंटेनेंस बहुत आसान है, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं करनी पड़ रही घर पे या अपने यूज़र्स पे, सीधा सीधा क्लाउड पे जाओ, वहीं एप्लीकेशंस चल रही है, वहीं से आपने सारा एक्सेस किया। मल्टी टेनेंसी इनेबल्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने पहले जिक्र किया कि मल्टी टेनेंसी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है ये बेसिकली। और सबसे एक और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि क्लाउड जो प्रोवाइडर है, यानी बीइंग अ क्लाउड प्रोवाइडर, वो सारी की सारी, यानी जिसने पूरा डेटा सेंटर बनाया है, तो उसको डेटा सेंटर बनाते वक्त ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं डेटा सेंटर जो बना रहा हूँ ये मैं किसी ऐसे इलाके में बनाऊँ जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है, ताकि वहाँ से लोगों का एक्सेस आसान हो। अब अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोलते हैं बड़ा, तो आपकी कोशिश होती है ना कि भाई ऐसी जगह पे खोलूँ कि जो शहर के बीच में हो,
ताकि लोग जो है ना, मेरे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऐसी जगह पे आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं ना कि जहाँ कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन डेटा सेंटर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स खोल रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल, उनके लिए तो बल्कि आसानी है कि शहर से दूर बस इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए अच्छी, लेकिन शहर से दूर हो ताकि ज़मीन सस्ती मिले। यानी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या देख लो सेंट्रलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर कॉस्ट एरियाज में खोल लो, तो कोई आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे, क्योंकि हर एक ने इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है, उसने आपके पास पैदल चल के तो आना नहीं है, तो आपको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि वो किस एरिया में खुलेगा। तो सस्ते से सस्ता रिमोट एरिया जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ज़मीन मिल जाए। और गूगल, जैसे गूगल है, अमेजोन है, इनके इनके डेटा सेंटर्स जो हैं वो ह्यूज है, ह्यूज, किलोमीटर पे फैला हुआ है गूगल का, तो शायद स्क्वायर किलोमीटर, तो इतने बड़े तो इनके डेटा सेंटर्स हैं। उसके लिए उन्होंने ये नहीं किया होगा कि कोई डाउनटाउन में उन्होंने खोला हुआ है, क्योंकि वहाँ की तो ज़मीन इतनी महंगी होगी, वहाँ की तो बिल्डिंग इतनी महंगी होगी। रिमोट एरियाज में खोल लो। तो ये सारी यानी क्लाउड में विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी और यूजर्स के लिए भी अक्सर जगहों पे। जाहिर है कि क्लाउड पर जो डेटा, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ की भी हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, फास्ट सिस्टम है उनका। आप हो सकता है अपने डेटा सेंटर में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले पैसे पे, लेकिन वो नहीं करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी भी फिर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, कि स्केलेबल भी है और इलास्टिक भी है, जितना चाहे खींच लें उसको, और जैसी मर्जी है, अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो आप उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि सब चीज़ रेंट पे चल रही है ना। यही जो हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, निस्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये इदारा जो है इंटरनेशनल इदारा है, इसने भी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से 5 को अपने पास लिया है। और 5 यानी जो द निस्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आइडेंटिफाइज 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी मैंने इतनी सारी बताई हैं, इनमें से 5 इन्होंने कर ली, और वही सब है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है कि कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स पूलिंग है, यानी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस है। मल्टी टेनेंसी मॉडल है ये, जिसको अभी हमने देखा कि मल्टीपल लोग एक ही वक्त में एक ही डेटा सेंटर पे कनेक्ट होके एक्सेस कर रहे हैं। AW अमेजोन का डेटा सेंटर है, वो अमेरिका में है, दुनिया के हर मुल्क से हर यूज़र उस सेंट्रलाइज उस लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, और अपना डेटा, अपने हिस्से का डेटा रेंट पे ले रहा है, पैसे पे करता है और डेटा ले लेता है, यानी सर्विसेज अवेल कर लेता है। रैपिड इलास्टिसिटी, वही बात, और मेजर्ड सर्विस है कि भाई जितना यूज़ करोगे उनकी मीटरिंग चल रही है, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। यानी लिखा है प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, दोनों ही खुश हैं। जो प्रोवाइडर है उसने अपना मीटर लगाया हुआ, भाई जितना खर्च करोगे, यानी जितना यूज़ करोगे उतना मैं तुम्हें मीटर चार्ज कर दूंगा। यूज़र भी फिर कहता चलो ठीक है, मीटरिंग तो हो रही है, और पूरी पूरी रिपोर्ट्स होती हैं। हम इंशाल्लाह इस कोर्स में देखेंगे कि AWS में या एज़्योर में माइक्रोसॉफ्ट के किस तरह से ये काम होता है। और ज़ाहिर है फिर हमने मिनी डेटा सेंटर तो खुद बनाना है, जो कि हमारा वर्चुअलाइजेशन का एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होगा, मिनी प्रोजेक्ट, इसी कोर्स में। और फिर वही चीज़ है कि पे एज यू गो सर्विस है ये, यानी आप या तो गाड़ी टैक्सी ले लें, रेंट पे ले लें, या गाड़ी ख़रीद लें, वो एक ही कॉन्सेप्ट है ये। कौन कौन सी मशहूर क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है उसमें, अमेजोन का है क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर कहलाता है, और गूगल ऐप इंजन है। ये 3 सबसे ज़्यादा मशहूर चल रहे हैं आजकल। उसके अलावा भी है, बहुत हैं, लेकिन रूबी ऑन रेल्स भी है, लेकिन उसके अलावा ये 3 सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि मज़ीद हम क्लाउड को देखेंगे, सर्विस मॉडल्स वगैरह क्या होते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम